हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल अंशुल टेक्निकल क्लासेस। आज हम आपको एसएससी जेई का मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट इरिगेशन इंजीनियरिंग का पार्ट 2 हाइड्रोलॉजी के पीवाईक्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें हम आज आपको 50 क्वेश्चन कवर करेंगे और ठीक है, क्या करेंगे, 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक, क्या पढ़ेंगे आज हम, किसकी पीवाईक्यू करेंगे आज हम? इरिगेशन किसकी करेंगे? इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी की करेंगे। ठीक है, इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी। अब जानते हैं कि हाइड्रोलॉजी क्या होता है। हाइड्रोलॉजी का मतलब होता है कि वाटर की स्टडी करते हैं। ठीक है, उसे हाइड्रोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, अब ये हाइड्रोलॉजी हम क्यों करते हैं, क्यों करना पड़ता है? क्योंकि प्लांट्स को वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसलिए हमें हाइड्रोलॉजी करना पड़ता है, इसलिए हमें इरिगेशन करना पड़ता है। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम देखते हैं कि ठीक, और इसके ये मतलब ये चैप्टर है ना इरिगेशन वाला, हाइड्रोलॉजी वाला, तो ये कौन सा सब्जेक्ट है? हाइड्रोलॉजी है। ठीक है, तो हाइड्रोलॉजी में हम इसका चैप्टर पहला चैप्टर प्रिसिपिटेशन के बारे में पढ़ेंगे। क्या? प्रिसिपिटेशन। ठीक है, प्रिसिपिटेशन के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम बोलते हैं बारिश। क्या बोलते हैं? बारिश। ठीक, बारिश बोलते हैं। अभी आप जानते हो कि बारिश क्या होती है, बारिश कैसे होती है, कैसे हमारे अर्थ पर आती है, इस सब के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। पहले हम आपको इनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक ठीक, देखते हैं फिर। देखना, ये हमारे क्या है, ये सन है, ये सन है। ठीक है, ठीक ठीक, और यहाँ यहाँ क्या भरा है? यहाँ पर वाटर भरा है। ठीक है, यहाँ पर वाटर भरा है, और जिसे हम क्या बोलते हैं, जैसे हमने कह दिया कि ये क्या ओशियन है, क्या समुद्र है, इसमें वाटर भरा है। ठीक है, और यहाँ से, और ये जो वाटर है कैसा है, लिक्विड अवस्था में है। यहाँ से सन यहाँ से सन की तरफ से क्या आती है, यहाँ से आती है लाइट पड़ती है। ठीक है, यहाँ से टेम्परेचर आता है, तो ये वाटर है, तो वाटर ही लिक्विड अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। और जब ये कन्वर्ट होता है तो ये ऊपर जाता है। ठीक है, और जैसे ये यहाँ से ऊपर जाने लगता है, ठीक है, वाष्पित हो जाता है। इसे बोलते हैं इवापोरेशन। क्या बोलते हैं? इवापोरेशन। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इवापोरेशन। ठीक है, ठीक है, तो ये पहले कैसा था, ये हमारा पहले कैसा था, फ्लूइड अवस्था में था। कैसा था? लिक्विड अवस्था में था। और टेम्परेचर बढ़ने के बाद तो ये कैसा हो जाता है, इवोपरेशन के रूप में होता है, वाष्पित हो जाता है, ऊपर चला जाता है। ऊपर जाने के बाद कुछ समय बाद ये क्लाउड्स में परिवर्तित हो जाता है। कैसा बन जाता है? बादल में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो ये बारिश बन जाता है, तो इसके बाद कुछ समय बाद ये ग्राउंड पर रेन रेन की तरफ, रेन से ऐसा हो आता है वाटर। ठीक, इसे बोलते हैं प्रिसिपिटेशन। क्या बोलते हैं? प्रिसिपिटेशन। ठीक, सबसे पहले क्या था, सबसे पहले हमने बताया कि वाटर हमारा क्या भरा था, वाटर हमारा समुद्र में भरा था। और कैसा था? लिक्विड अवस्था में था। जैसे सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो ये लिक्विड अवस्था से गैसीय अवस्था में कन्वर्ट हो जाता है, और तो इसे बोलते हैं एवोपरेशन। ठीक है, एवोपरेशन होने के बाद ये ऊपर जाता है, वाटर वाटर ऊपर जाने के बाद ये क्लाउड्स में परिवर्तित हो जाता है, बादल बन जाता है। और कुछ समय बाद ये वाटर रे, रेन रेन में कन्वर्ट हो जाता है, 0.5 mm के रूप में नीचे आता है, बूंदों के रूप में नीचे आता है, इसे हम प्रिसिपिटेशन बोलते हैं।
जिसे बारिश बोलते हैं, कहते हैं कि बारिश होने लगती है, ठीक है। इसकी तरफ से बारिश होती है, ठीक है। और ये प्रेसिपिटेशन होता है किस रूप में अर्थ पर आता है? ये रेन रेन की तरफ आ सकता है, और ये ठीक, ये स्नो के रूप में आ सकता है। किस रूप में? स्नो के रूप में। स्नो मतलब बर्फ़ के रूप में नीचे आ सकता है, ठीक है। और ये ओले के रूप में आ सकता है, जिसे हैल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हैल बोलते हैं, ठीक है। बौछार के रूप में आ सकता है, ठीक है। कई तरीक़ों से ग्राउंड पर वाटर आ जा सकता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? इसे प्रेसिपिटेशन बोलते हैं, ठीक। तो चलिए फिर इसके क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है द स्टैंडर्ड साइज रिकॉर्डिंग रेन गेज अडॉप्ट इन इंडिया है। ये कह रहा है कि जो रिकॉर्डेड टाइप रेन गेज होता है वो इंडिया में किस टाइप में होता है? किस टाइप में होता है? किसका टाइप होता है ये? रिकॉर्डेड रेन गेज होता है तो ये इंडिया में किसका टाइप होता है? कि साइमन रेन गेज का होता है, कि टिफिन पैकेट टाइप होता है, कि न्यूट्रल साइफन टाइप होता है, कि बैगिंग बकेट टाइप होता है, ठीक। अब ये क्या है? रिकॉर्डिंग रेन गेज, ठीक है। ये ऐसा रेन गेज होता है, रेन गेज का मतलब होता है कि जो बारिश होती है ना, जो बारिश वो ज़मीन पर आती है, अर्थ पर आती है, ग्राउंड पर आती है, तो इसे हम क्या करते हैं? तो मान लेते हैं, मान लो ये क्या है? हमारा कैचमेंट एरिया है। तो यहाँ पर ये क्या है? यहाँ पर रेन गेज लगे हैं, ठीक है। और रेन गेज लगे होते हैं तो इसमें क्या होता है? जो प्रेसिपिटेशन होती है ना, बारिश होती है, तो इसमें क्या एकत्रित हो जाती है। मेजर करने के लिए हम रेन गेज का प्रयोग करते हैं। बारिश को मेजर करने के लिए हम रेन गेज का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? रेन गेज का, ठीक है। रेन गेज एक ऐसा यंत्र होता है जिसके कारण हम बारिश को माप सकते हैं, ठीक है। और जो रेन गेज होते हैं 2 टाइप के होते हैं, ठीक। क्या टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। एक तो होता है रिकॉर्डिंग रेन गेज, इसके बारे में बता रहे हैं क्वेश्चन में, और दूसरा होता है हमारा नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज, ठीक है। 2 टाइप के होते हैं। और क्वेश्चन में क्या पूछा गया? क्वेश्चन में पूछा गया कि रिकॉर्डिंग रेन गेज होता है, ये इसका कौन-सा टाइप होता है? इनके कितने टाइप होते हैं? इसके होते हैं 3 टाइप होते हैं। जो रिकॉर्डेड रेन गेज होते हैं इसके 3 टाइप होते हैं। एक तो होता है न्यूट्रल साइफन रेन गेज होता है, ठीक। और एक उसका होता है, ये 3 टाइप के होते हैं। और एक तो इसका न्यूट्रल होता है, एक डिपिंग होता है, और एक कैसा होता है? ये बैगिंग होता है। ये 3 टाइप के होते हैं। बट इसने ये पूछा है कि ये रिकॉर्डेड रेन गेज को इसका दूसरा नाम क्या होता है? इसका दूसरा नाम होता है, इसे बोलते हैं न्यूट्रल साइफन रेन गेज। क्या बोलते हैं? न्यूट्रल साइफन रेन गेज। इसका आंसर सेकंड हो जाएगा। सेकंड इज अ करेक्ट आंसर, ठीक। और ये जो रिकॉर्डेड रेन गेज होता है इंडिया में, इसके द्वारा हम प्रेसिपिटेशन की मेजर करते हैं, बारिश को मेजर करते हैं। किस तरीके से? रिकॉर्डेड रेन गेज की तरीके से, ठीक। और एक ऐसा होता है, एक एक्यूरेट रेन गेज होता है, ठीक है। इसके द्वारा कोई भी त्रुटियां नहीं आती हैं, ठीक। इसके द्वारा हमें सटीक मेजर मिलती है प्रेसिपिटेशन की, ठीक। और जो नॉन रिकॉर्डेड रेन गेज होता है तो वो कैसा होता है? वो भी इंडिया में यूज़ किया जाता है। कैसा होता है वो? इंडिया में यूज़ किया जाता है, ठीक। और इसमें पूछा था कि द स्टैंडर्ड रिकॉर्डेड रेन गेज अडॉप्ट इंडिया। ये कह रहा है कि इंडिया में स्टैंडर्ड रिकॉर्डेड रेन गेज कौन सा अडॉप्ट किया जाता है? वो किया जाता है न्यूट्रल साइफन टाइप रेन गेज। कौन सा? न्यूट्रल साइफन टाइप रेन गेज, ठीक है। और एक जो न्यूट्रल साइफन रेन गेज होता है, ये हमारा एक प्रकार का मास कर्व देता है। कैसा देता है? ये जो न्यूट्रल साइफन रेन गेज होता है, ये क्या देता है? मास कर्व देता है, ठीक है। मास कर्व बेस होता है ये। कैसा होता है? मास कर्व बेस होता है ये। जो हमारा न्यूट्रल साइफन रेन गेज होता है, एक मास कर्व होता है, ठीक है। गिब्स होता है, गिब्स देता है ये।
और एक प्रकार का रिकॉर्डेड रेन गेज है, ठीक है, स्टैंडर्ड रेन गेज है, ठीक। और इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइसोहाइड्स आर इमेजिनरी लाइंस ऑन अ मैप ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ इक्वल। ये कह रहा है कि ऐसी कौन इमेजिनरी लाइन जो नक्शे को नक्शे पर पॉइंट को बराबर मात्रा में बराबर मात्रा में करती हैं, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? आइसोहाइड्स आर द इमेजिनरी लाइंस ऑन मैप ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ इक्वल। ये कह रहा है कि मैप में समान समान प्रकार की बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाओं को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं रेनफॉल। क्या बोलते हैं? रेनफॉल। इसका जो आंसर हो जाए बी हो जाएगा। इट इज़ करेक्ट आंसर रेनफॉल। अब रेनफॉल तो आप जानते होंगे कि रेनफॉल क्या होता है। तो ज़मीन पर हमने बताया था कि ये क्या हमारी ज़मीन है, तो ज़मीन पर जो वाटर जो परकुल पान ज़मीन पर जो वाटर होता है, ये वाटर फ्लो करता है, तो इसे क्या बोलते हैं? रेनफॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेनफॉल बोलते हैं। और ये रेनफॉल ये वाटर ड्रेनेज के द्वारा रिवर में पहुंच जाता है, ठीक है, लॉस हो जाता है, वाटर का लॉस हो जाता है, इसे रेनफॉल बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, डबल मास कर्व टेक्निक इज यूज टू। ये कह रहा है कि डबल मास कर्व को हम कहाँ पर यूज करते हैं? कहाँ पर करते हैं? फाइंड एवरेज रेनफॉल में करते हैं, कि एस्टीमेट मिसिंग डाटा में करते हैं, कि चेकिंग कंसिस्टेंसी ऑफ रेनफॉल डाटा में करते हैं, कि कैलकुलेट ऑप्टिमम रेन गेज में करते हैं, ठीक है। तो इसका यूज कहाँ करते हैं हम? डबल मास कर्व पता था कि जो मास कर्व होता है उसका तो प्रयोग हम कहाँ करते थे? न्यूट्रल टाइप रेन गेज में करते थे। बट वो कैसा था, वो मतलब वो डबल मास कर्व नहीं था, ये डबल मास कर्व की बात कर रहा है। तो इसका प्रयोग हम चेक द कंसिस्टेंसी ऑफ रेनफॉल डाटा किसके लिए करते हैं? रेनफॉल डाटा की कंसिस्टेंसी को चेक करने के लिए करते हैं, ठीक है, कि मतलब उसकी रेनफॉल डाटा की कंसिस्टेंसी सही है कि नहीं है, एरर तो नहीं आ रहा उसमें, हैं। तो इसके बारे में सबकी डिस्कस करते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द coefficient of variation of rainfall is 30% and allowable era ये 10% तो optimum number of rain gauge required। ये कह रहा है कि coefficient of variation तो हमारा 30% है, कि मतलब CV की मात्रा कितनी है? 30% है। और जिसमें एरर कितनी आ रही? एरर हमारी आ रही है 10%। तो हमें क्या बताना है? हमें नंबर ऑफ रेन गेज की बताना है, कि हमें कितनी नंबर ऑफ रेन गेज की ज़रूरत पड़ेगी, कि कितनी नंबर ऑफ रेन गेज की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। वेरिएशन 30% आ रहा है और एरर कितनी है? 10% है। तो ये इसका एक फार्मूला होता है कि हमें जैसे नंबर ऑफ रेन गेज निकालना है, फाइंड करना है नंबर ऑफ रेन गेज, ठीक है। तो होता है कि इसका फार्मूला होता है नंबर ऑफ रेन गेज इक्वल टू CV अपॉन का एन, CV अपॉन का ई, ठीक है, CV अपॉन का ई का होल स्क्वायर। क्या होता है? होल स्क्वायर। CV क्या है? CV है वेरिएशन है, ये क्या है? एरर है। और CV तो हमें दिया था 30% दिया था। कितना दिया था? 30% दिया था। और 30% दिया था और एरर कितनी है? 10% आई। तो हम इसको डिवाइड करते तो 3 आता है, 3 आता है। 3 का स्क्वायर करते तो हमें कितना प्राप्त होता है? 9 प्राप्त होता है। तो देख लेते हैं कि उत्तर में कितना 9 दिया है कि नहीं दिया है। पहले में दिया 3 दिया है, दूसरे में 4 दिया है, और तीसरे में 9 दिया है, और डी में 10 दिया है। तो हमारा मिल गया है, कितना आंसर है? 9 आ रहा है। तो 9 कहाँ पर है? सी में है। सी, इट इज करेक्ट आंसर ऑफ सी, ठीक। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है विच मेथड ऑफ डिटरमाइन एवरेज रेनफॉल ओवर अ कैचमेंट इज द मोस्ट एक्यूरेट। अब कह रहा है कि कैचमेंट मोस्ट एक्यूरेट कहाँ पर होता है, ठीक है। कैचमेंट में औसत वर्षा निर्धारित करने की सबसे सटीक विधि कौन सी? ये कह रहा है कि कैचमेंट में औसत वर्षा मतलब एवरेज रेन
हॉल को कैलकुलेट करने की सबसे एक्यूरेट मेथड कौन सा होता है, ये बताना है हमको। कि अर्थमेटिक मीन मेथड होता है, जो अर्थमेटिक मीन मेथड ये सबसे बेकार मेथड होता है। कैसे लेस एक्यूरेट मेथड होता है, जो ये दिखा रहा ना अर्थमेटिक, ये लेस होता है, सबसे बेकार मेथड होता है ये, ठीक है। और जो डिवीजन पॉलीगन मेथड होता है ये सही रहता है, ये भी मतलब इससे अच्छा होता है। जो अर्थमेटिक मीन मेथड होता है इससे ये अच्छा होता है, लेकिन सबसे हाईएस्ट क्वालिटी का मेथड होता है वो आइसोएटल मेथड होता है। कौन सा होता है, आइसोएटल मेथड हो जाए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 का सी आंसर, इट इज करेक्ट आंसर। ठीक है, आइसोएटल विधि इसकी सबसे प्रयुक्त विधि होती है। किस लिए होती है, हमें एवरेज अगर रेनफॉल कैलकुलेट करनी है तो हमें आइसोएटल मेथड का यूज करते हैं। ठीक, अर्थमेटिक का करेंगे नहीं क्योंकि लेस एक्यूरेट होता है, और थीजन पॉलीगन मेथड होता है ये मतलब उससे होता तो मतलब एक्यूरेट होता है, लेकिन कम एक्यूरेट होता है। सबसे मोस्ट एक्यूरेट आइसोएटल मेथड होता है, इसका प्रयोग हम कर सकते हैं एवरेज रेनफॉल को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, रैन रैन फॉलिंग फ्रॉम द स्काई बट इवोपरेटिंग बिफोर द रीचिंग द ग्राउंड इज कॉल्ड। ये कह रहा है कि रैन फॉलिंग, जब रैन फॉलिंग होती है तो स्काई से, तो बट इवोपरेटिंग मतलब वाष्पित रूप में से पहले रीचिंग इन द ग्राउंड इज कॉल्ड। ये मतलब जब वाष्पित से पहले ही मतलब ग्राउंड पर पहुंचती है तो इसे क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, ड्रिजल बोलते हैं। ड्रेजल को बोलते हैं बौछार। बौछार तो आपको जानते हो कि मतलब इसकी बहुत ही छोटी साइज होती है, 0 पॉइंट कैसी होती, इसकी साइज होती है 0.1 mm। इससे भी छोटी साइज होती है किसके, ड्रेजल की। ठीक है, और गिल्लेज क्या होता है, गिल्लेज तो आप जानते होंगे, गिल्लेज इससे इससे बड़ी साइज की होती है, 0.5 mm की साइज होती है। अब स्लीट होती है, अब स्लीट क्या होती है, स्लीट होती है रैन प्लस के रैन प्लस के क्या होता है, रैन प्लस के स्नो, बर्फ़, ये दोनों मिक्स हो जाती है तो क्या बन जाए, सीड बन जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बरगा। बरगा इसका, इट इज करेक्ट आंसर डी, बरगा। ये बरगा ऐसा होता है कि जब वाटर ज़मीन पर आता है, अर्थ पर आता है, तो ये कुछ समय तक रुकता है, तुरंत ही वाष्पित हो जाता है, इवोपरेशन हो जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को बिरगा बोलते हैं। यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि आसमान से गिरने वाली जो बूंदें होती हैं, तो लेकिन ज़मीन पर पहुंचने से पहले ही वाष्पित हो जाती हैं, तो उसे क्या बोलती है, बिरगा बोलते हैं। ये टिकती नहीं है। जैसे ही वाटर ज़मीन पर आता है, जैसे ही वाटर ज़मीन पर आता है, कुछ समय के बाद ये प्रेसिपिटेशन हो जाता है, 2 ही सेकंड के बाद ये प्रेसिपिटेशन हो जाता है, पता भी नहीं चलता, इससे बरगा बोलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, द डिस्टेंस ऑफ रेन गेज फ्रॉम द नियरेस्ट ऑब्जेक्ट शुड नॉट बी लेस दैन। ये कह रहा है रेन गेज की निकटतम वस्तु से दूरी कम नहीं होनी चाहिए। क्या कह रहा है, द डिस्टेंस ऑफ रेन गेज को बोलते हैं वर्षा मापी। वर्षा मापी जो यंत्र होती है, इंस्ट्रूमेंट होते हैं, फ्रॉम द नियरेस्ट ऑब्जेक्ट शुड बी लेस दैन, इसकी मतलब कितनी से कम दूरी नहीं होनी चाहिए। पहला आंसर है द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, द ट्विस ऑफ द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, थर्ड्स ऑफ द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाल्फ हाफ ऑफ द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इनमें से बताना है इनमें से कौन सा क्वेश्चन आंसर सही है। ठीक, तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का, इट इज आंसर बी। क्या हो जाएगा, इसका बी आंसर हो जाएगा कि जो मतलब ट्वाइस होता है, ऊंचाई का कैसा होता है, दुगना होता है। कैसा होता है, 2 टाइम्स होता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, द हाइड्रो द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल इज प्रिमरली ड्राइवन। अब पता है हाइड्रोजन साइकिल क्या होती है, अभी हमने सबसे पहले आपको डिस्कस किया था। हाइड्रो साइकिल क्या होती है, मान लो ये मान लेते हैं कि देखना, अभी आपको डिस्कस सभी हो जाए, देखना। ठीक, ये हमारे यहाँ पर क्या है, सूर्य देवता है, क्या है यहाँ पर सूर्य देवता है ये हमारे। ठीक, इसके बाद यहाँ पर देखना अभी, और इसमें क्या है, यहाँ पर वाटर भरा है। ठीक है, यहाँ पर वाटर भरा है, और ठीक, यहाँ पर वाटर भरा है, और यहाँ से जो वाटर है किसी लिक्विड अवस्था में है। यहाँ से जो यहाँ से जो यहाँ से जो किरणें आती है ना, टेम्परेचर आता है, तो ये वाटर को वाष्पित कर देता है। ठीक है, अब यहाँ से वाटर कैसा होता है, वाष्पित हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं इवोपरेशन बोलते थे। क्या बोलते थे, इवोपरेशन बोलते थे। ठीक है,
पहले पहले वाटर कैसा था, पहले वाटर हमारा लिक्विड अवस्था में था। अब ये कैसा हो जाता है, ये गैसीय अवस्था में हो जाता है, जिसे इवापोरेशन बोलते थे, ठीक है। और इवापोरेशन होने के बाद ये कैसा हो जाए, क्लाउड में परिवर्तित हो जाता है। क्लाउड बन जाते थे, क्लाउड बन जाने के बाद ये कुछ समय बाद ये ग्राउंड पर आता था। अब ग्राउंड पर आते था तो ये कैसा था, प्रेसिपिटेशन के रूप में आता था। कैसा आता था, प्रेसिपिटेशन के रूप में आता है, जैसे बारिश बोलते थे। अब बारिश होती थी तो अब बारिश होती थी मान लो बारिश जैसे होती तो बारिश नीचे आती थी, कुछ कुछ वाटर तो हमारा ज़मीन पर चला जाता था, कुछ वाटर ज़मीन पर रह जाता था, और कुछ वाटर पेड़ पौधों की पत्तियों में चला जाता था। और इस सभी प्रोसेस जिस प्रक्रम में होती है, जिस विधि में होती है, उसे हम बोलते हैं हाइड्रोजन सर्किल। क्या बोलते हैं, हाइड्रो साइकिल बोलते हैं। ये पूरा जो प्रोसेस है, इसे क्या बोल रहा है, ये मतलब पूरी जो प्रक्रिया चल रही है कौन से साइकिल में चल रही है, ये पूरी जो साइकिल है हमारी, ये पूरी साइकिल है, इसे बोलते हैं हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन साइकिल, ठीक है। अब ये पूरा क्या है, ये हमारा हाइड्रोलॉजिकल हाइड्रोलॉजिकल क्या है, साइकिल है, ठीक है। इसी पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन साइकिल बोलते हैं। हमने बताया कि सबसे पहले हमारा वाटर कैसा समुद्र में भरा रहता है, और ये वाटर सूर्य देवता होते हैं ना, वो वहाँ से क्या आती है, वहाँ से टेम्परेचर आता है। टेम्परेचर आने के बाद ये वाटर लिक्विड अवस्था से गैसीय अवस्था में प्रवाहित हो जाता है, जिसे इवापोरेशन बोल देती है। इवापोरेशन के कारण ये वाटर कैसा हो, ये मतलब वाष्पित रूप में ये कैसा चला जाता है, ये ऊपर जाता है, एटीएम में जाता है, एटोस एटमॉस्फेयर में जाता है, तो एक क्लाउड्स बन जाता है। क्लाउड्स बनने के बाद कुछ समय बाद ये ज़मीन पर आता है, तो ज़मीन पर आ जाता है तो कुछ वाटर पर्कुलेट कर जाता है, इसे पर्कुलेशन बोलते हैं। लेयर टू लेयर नीचे चला जाता है, कुछ वाटर अंडरग्राउंड जाता है, जिसे इन्फिल्ट्रेशन बोल देते हैं। और कुछ वाटर ज़मीन की सतह पर रह जाता है, तो इसे बोलते थे रन ऑफ, ठीक है। इसे बोलते थे रन ऑफ, ठीक है, रन ऑफ हो गया। और कुछ वाटर इन्फ्लेशन हो जाता था, इंसपिरेशन होता है, जिसे बोलते थे, जैसे पेड़ पौधों की लीव्स में चला जाता था, ठीक है, तो उसे बोलते थे हम इन्फ्लेशन बोलते थे। यही प्रक्रिया चलती रहती है। फिर वाटर बनता है, फिर वाटर बनने के फिर वो वाष्पित हो जाता है। यही प्रक्रिया बार बार चलती रहती है, इसी को हम बोलते हैं हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, ठीक है। अब देखते हैं इसके बाद, इसका आंसर तो हमने बताया ही नहीं है। क्या था, द हाइड्रोजन साइकिल इज फिल्ड ड्राइविंग ऑन। ये क्या, जल विज्ञान चक्र मुख्य रूप से किसके द्वारा संचालित होता है, पता है किसके द्वारा ही चलता है, सन के द्वारा चलता था। किसके द्वारा, ये पूरी प्रक्रिया कौन कर रहा है, सन महाराज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सन महाराज कर रहे हैं, ठीक है। कौन कर रहा है, सन महाराज, इन्हीं के द्वारा सब पूरी प्रोसेस होती है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें क्या देखा, इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, सोलर एनर्जी या सन, ठीक, इसके द्वारा पूरा प्रक्रिया चलती है, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द परसेंटेज ऑफ फ्रेश वाटर अवेलेबल ऑन द अर्थ इज अप्रोक्सीमेटली। ये कह रहा है कि फ्रेश वाटर की मात्रा कितनी होती है। अब पता है कि वाटर होता है 100% होता है। कुछ वाटर तो हमारा ओशन में जाता है, और कुछ वाटर क्या रहता है, अर्थ पर जाता है, जिसे बोलते हैं फ्रेश वाटर, ठीक है, फ्रेश वाटर बोलते हैं। अब जो मतलब ओशन पर जाता है वाटर, वो कैसा होता है, वो कैसा होता है, वो मतलब वो नमकीन टाइप का होता है, ठीक है, साल्ट रूप में होता है। वो कितना होता है, 97% होता है। तो 97% होता है वो वाटर ओशन में जाता है, और 3% वाटर हमारा ज़मीन पर रह जाता है, जिसे बोलते हैं फ्रेश वाटर, ठीक है। अब फ्रेश वाटर मतलब 3% मान सकती है, अप्रॉक्सीमेट 2.5% मान सकते हैं। इसमें देखते हैं कहाँ पर दिया है 2.5%। क्वेश्चन नंबर 9 का डी, 2.5%, इट इज़ करेक्ट आंसर, ठीक। अब देखते हैं इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 है, द रन ऑफ कोफिशिएंट इज डिफाइंड एज द रेशियो। ये कह रहा है कि रन ऑफ कोफिशिएंट को हम किसके द्वारा डिफाइन करते हैं, कि प्रेसिपिटेशन ऑफ रन ऑफ के द्वारा करते हैं, कि रन ऑफ प्रेसिपिटेशन के द्वारा करते हैं, कि इनफिल्ट्रेशन ऑफ रन ऑफ के द्वारा करते हैं, कि इवापोरेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन के द्वारा करते हैं। अब पता है रन ऑफ कोफिशिएंट क्या होता है, ये होता है रन ऑफ कोफिशिएंट, ठीक है। इसे बोलते हैं कितना वाटर हमारा रन ऑफ किया है, ठीक है, रन ऑफ किया है, और कितना वाटर रेनफॉल हुआ है, ठीक है, या प्रेसिपिटेशन बोलते हैं, ठीक है। ये होता है इसका फार्मूला। मतलब जो वाटर है, जैसे मान लो वाटर है हमारा, जो हमारा वाटर आता है तो कैसा होता है,
मान लो हमारा वाटर 50 सेंटीमीटर आया था, 50 सेंटीमीटर हमारा वाटर आया था, ठीक है, जिससे हम बोलते थे क्या, प्रेसिपिटेशन। क्या बोल रहा है, प्रेसिपिटेशन, ठीक है, रेनफॉल बोल रहे हैं, बारिश को बोलते हैं, ठीक है। और जिसमें 30 30 सेंटीमीटर वाटर हमारा कैसा हो गया, रन ऑफ हो गया, रन ऑफ हो गया, तो इसी बोलते हैं। तो जो 50 सेंटीमीटर है ये कैसा है, हमारा प्रेसिपिटेशन है, जो आया हुआ वाटर है, और 30 सेंटीमीटर हमारा वाटर कैसा रन ऑफ हो गया। इसी पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रन ऑफ कोएफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, रन ऑफ कॉन्स्टेंट बोलते हैं। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 10 का बी आंसर, रन ऑफ प्रेसिपिटेशन, मतलब रन ऑफ अपॉन का प्रेसिपिटेशन, कितना रन ऑफ हुआ है और कितना वाटर आया था, उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रन ऑफ कोएफिशिएंट बोलते हैं, ठीक। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, precipitation of caused by upward movement of the air warmer than its surrounded is called। ये कह रहा है कि precipitation का ऐसा कौन सा कारण है जिसमें जो गर्म हवाएं होती हैं, गर्म हवाएं ऊपर की ओर जाती हैं, ठीक है, कौन सा होता है प्रोसेस, वो कैसा होता है, कौन सा प्रोसेस होता है जिसमें गर्म हवाएं ऊपर की ओर जाती हैं और ठंडी हवाएं नीचे की ओर आती हैं, जिसके द्वारा क्लाउड्स बनते हैं। उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं कन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन। क्या बोलते हैं उसे बोलते हैं कन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अब कन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन क्या होता है, इसमें होता है कि टेम्परेचर का डिफरेंस आता है, इसमें क्या आता है, टेम्परेचर का डिफरेंस आता है, ठीक है, टेम्परेचर का डिफरेंस आता है इसमें आएगा, वो तो पता है। यहाँ से देखिए, यहाँ से देखना, यहाँ से हॉट हॉट बाइंड जाती हैं, गर्म हवाएं जाती है, और ऊपर से कौन सी आती हैं, ऊपर से कोल्ड कोल्ड बाइंड आती हैं। तो इसके द्वारा क्या है कि इसके द्वारा टेम्परेचर में डिफरेंट आ जाता है। तो इसी प्रोसेस को हम कन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन बोलते हैं, कन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन बोलते हैं, ठीक। इसके बाद देखते हैं इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, precipitation of the coast by neutral barriers like mountains is called। ये कह रहा है कि precipitation का ऐसा कौन सा टाइप है जिसमें बैरियर्स के कारण precipitation आता है, रुकावट आती है, ठीक है। तो पता है कि देखना, यहाँ से मान लो ये समुद्र था आपका, ये हमारा समुद्र था, ओशियन था, ठीक है। यहाँ से क्या है, ये ओशियन था, और यहाँ से ये मान लो वार्म एयर जा रही थी, गर्म हवाएं यहाँ से जा रही थी, मॉइस्चर से लदी हुई गर्म हवाएं यहाँ से जाती थी, और ये हमारा क्या था, यहाँ पर ये हमारा कोई बैरियर्स था, ऑब्जेक्ट था। कौन सा हो सकता है, इन्होंने बताया है कि माउंटेन है, इसे इन्होंने माउंटेन माना है। इसे माउंटेन मान सकते हैं, हिल मान सकते हैं, वैली मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। इसके द्वारा जो जो कॉज आता है, कारण आता है, वो कौन सा होता है, ठीक है। अब यहाँ से मान लो हमारी गर्म हवाएं जाती थी, और गर्म हवा गई यहाँ से, तो मतलब जैसे ही जी टॉप पर पहुँचती हैं, तो ये कोल्ड में ठंडी हवाएं बन जाती हैं। कैसी बन जाती हैं, कोल्ड बन जाती हैं, और कोल्ड बनने के बाद ये क्लाउड्स में परिवर्तित हो जाती हैं। कैसा होता है, क्लाउड्स बन जाता है, और इसके द्वारा हमारी बारिश होती है, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इसी प्रोसेस को हम ऑरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का बी, इट इज करेक्ट आंसर, ठीक है। देखो ऑरोग्राफिक, ठीक है, जो ऑरोग्राफिक के कारण होता है वो उसे बोलते हैं ऑरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन, ठीक है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, द नॉर्मल एनुअल रेनफॉल ऑफ इंडिया इज अप्रॉक्सीमेटली। ये कह रहा है कि इंडिया में कितनी नॉर्मल रेनफॉल होती है, 88 सेंटीमीटर होती है कि 118 सेंटीमीटर होती है, तो 200 सेंटीमीटर होती है, 400 सेंटीमीटर होती है। तो हमको बताया कितनी होती है, 118 सेंटीमीटर होती है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 13 का बी, इट इज करेक्ट आंसर, ठीक है। ये लिखा है इसमें, द एवरेज एनुअल रेनफॉल फॉर इंडिया इज अराउंड 118 सेंटीमीटर।
भारत के लिए औसत वार्षिक वर्षा लगभग 118 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 118 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, द साइज ऑफ रेन ड्रॉप टाइप्सली रेंज फ्रॉम। ये कह रहा है कि जो रेन ड्रॉप की जो साइज होता है कितना होता है। जो रेन ड्रॉप होती है रेन ड्रॉप के बोलते हैं, जो जानते हो कि रेन ड्रॉप मतलब बूंदाबांदी होती है, बौछार बोलती है, उसका साइज कितना होता है। साइज बताना है आपको, बताइए आप लोग कितना होता है, बताइए कितना होता है। कितना होता है? 0.5 से 6 mm होता है। मान लो ये हमारे बादल थे, यहाँ से जो वाटर आता है वो कैसे आता है? रेन में आता है। और जो रेन में आता है, रेन टाइप में आता है, इसकी जो साइज़ होती है कितनी होती है? 0.5 से 6 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 0.5 से 6 सेंटीमीटर होती है। इसी के बोलते हैं रेन, इससे बोलते हैं रेन। इसका जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का बी आंसर, इट इज करेक्ट आंसर। 0.5 mm से 6 mm के बीच का अगर हमारा साइज है तो उसे हम रेन बोलते हैं। रेन की बूंदें बोलते हैं, वर्षा की बूंदें बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्षा की बूंदें बोलती हैं। इनकी मात्रा 0.5 से 6 mm के बीच में होना चाहिए, तभी उसे हम रेन ड्रॉप बोलेंगे। ठीक, इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, वाटर ड्रॉप लेस देन 0.5 mm इन साइज, इंटेंसिटी लेस देन 1 mm पर हावर्स इज नॉन एज। इसे क्या बोलते हैं? पता है हमने जी, अगर मतलब 0.5 mm से कम साइज है, ठीक है, तो उसे हम बोलते थे ड्रिजल। वो बोलते थे ड्रिजल, मतलब बूंदा बूंदी या बौछार। जानते पता भी नहीं चलता, जैसे हम बाहर खड़े रहते हैं तो पता भी नहीं चलता कि मतलब वाटर बारिश हो रही है नहीं हो रही, तो मतलब उसकी छोटी छोटी बूंदें होती हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? बूंदाबांदी बोलती हैं। पता भी नहीं चलता कि बारिश हो रही है कि नहीं हो रही, बहुत ही छोटी बूंद होती है, वो पता भी नहीं चलता उसके बारे में। 0.5 mm से कम होती है। अगर 0.5 mm से 6 mm के बीच में है तो उसे बोलते थे रैन, बोलते थे रैन की बूंदें बोलती थी। अगर अब हेल तो आप जानते हो, हेल क्या होता है? हेल कब होते हैं? ओला, ओले बोलते हैं। ओले क्या होते हैं? ये मतलब सॉलिड अवस्था में होती है। ये उनकी साइज़ कैसी होती है? बड़ी साइज़ होती है। ये मतलब ये मान लो क्या होती है? ये मान लो ड्रिजल से भी बड़े होते हैं, रैन रैन से भी बड़े होते हैं, सबसे बड़े होते हैं हेल। इनकी जो साइज़ होती है, इनकी साइज़ होती है हमारी कितनी होती है? 5 से 8 सेंटीमीटर के बीच में होती है, या तो 5 से 10 सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं। कितने बोलते हैं? 5 से 10 सेंटीमीटर ये बोलते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? 5 से 10 सेंटीमीटर भी मान सकते हैं इनको। ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द मिक्सचर ऑफ रेन एंड स्नो इज कॉल्ड। ये कितना सरल है। ये कह रहा है कि रेन और स्नो के मिक्स को हम क्या बोलते थे? इसको बोलते थे हम क्या बोलते थे? इसको बोलते स्लीट। क्या बोलते थे? स्लीट। इससे बोलते हैं स्लीट। अगर मान लो हमारी जो बारिश हो रही है, रैन 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 की तरफ हो रही है और स्नो के रूप में हो रही है, दोनों के रूप में हो रही है। रैन के रूप में भी हो रही है और स्नो के रूप में आ रही है, तो उसे बोलते हैं स्लीट। ठीक है, और स्लीट की जो साइज़ होती है 0.5 mm से छोटी होती है, ऐसी होती है 0.5 mm से छोटी होती है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा, freezing rain that instantly turns into ice upon open touching and cold surface is known as। इसे बोलते हैं गिल्लेज। ठीक है, ये तो बहुत सी ईजी है। मतलब कह रहा है कि आइस के रूप में जो वाटर आता है नीचे, उसे बोलते हैं गिल्लेज, और उसे गिल्लेज बोलते हैं। ठीक है, अगर इसका आंसर पढ़ना है, नीचे लिखा है गिल्लेज फॉर्म्स लिक्विड रेन फ्रीज अपॉन कॉन्टैक्ट विद अ सरफेस वैल्यू 0 डिग्री सेल्सियस। क्या है कि गिल्ली तब बनता है जब तरल फ्लूइड बारिश 0 डिग्री सेल्सियस नीचे की तरह संपर्क में जम जाती है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? द मोस्ट वाइडली यूज नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज इज इंडिया। यदि कह रहा है कि ऐसा कौन सा
टाइप्स ऑफ रेन गेज है, नॉन रिकॉर्डेड रेन गेज, इसका प्रयोग हम इंडिया में करते हैं। अब तो बताया था कि नॉन रिकॉर्डेड रेन गेज की बात हो रही है, किसकी? नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज। कौन सा है? नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज। ठीक है, इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? इंडिया में करते हैं, इंडिया में करते हैं। ठीक है, इंडिया में जहाँ आता है इसी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये मतलब इसे इसका दूसरा नाम क्या होता है? इसका दूसरा नाम होता है साइमन रेन गेज। क्या बोलते हैं इसे? साइमन रेन गेज बोलते हैं। ठीक है, साइमन रेन गेज बोलते हैं इसे। ठीक है, क्या बोलते हैं इसे? साइमन रेन गेज बोलते हैं। ठीक, इसी का प्रयोग ज़्यादातर किया जाता है। ठीक है, जिसकी हाइट होती है 30 सेंटीमीटर, इसकी हाइट होती है साइमन रेन गेज की। उसका जो डायामीटर होता है 5 इंच होता है। कितना होता है? 5 इंच, या तो बोल सकते हैं इसे 12.7 सेंटीमीटर। इसका जो डाया होता है 12.7 सेंटीमीटर बोल सकते हैं, या तो 5 इंच बोलते हैं। पता है आपको 1 इंच में 2.5 सेंटीमीटर होते हैं। 1 इंच में कितने होते हैं? 2.5 सेंटीमीटर, 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक ठीक, क्वेश्चन हमारा क्या था? क्वेश्चन था हमारा द मोस्टली वाइडली यूज नॉन रिकॉर्डेड लैंग्वेज इंडिया एज, कि नॉन रिकॉर्डेड लैंग्वेज कौन सा टाइप यूज करते हैं इंडिया में? उसे करते हैं साइमन लैंग्वेज। कौन सा करते हैं? साइमन लैंग्वेज। इससे मतलब नॉन रिकॉर्डेड लैंग्वेज का हम दूसरा नाम उसका होता है 5 इंच लैंग्वेज। इसे बोलते हैं 5 इंच लैंग्वेज भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसका जो दाया होता था 12.7 सेंटीमीटर होता है, या तो इसे 5 इंच भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसकी हाइट होती है 30 सेंटीमीटर होती है। ठीक, और ये मतलब क्या होता है? इसका प्रयोग हम 8:30 बजे सुबह से 8:30 बजे तक करते हैं। ठीक है, इसमें बहुत ही तरह के वेरिएशन आ सकते हैं, टाइम डिपेंडेंट नहीं होता है ये। ठीक है, इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? द कलेक्टर ऑफ डायमीटर ऑफ साइमर रेन गेज। देखो आ गया, वही जितना पूछा था वही बताया, वही आ गया। देखो कलेक्टर ऑफ, ये कह रहा है कि साइमर रेन गेज होता है, साइमर रेन गेज में जो कलेक्टर होता है उसका डायमीटर कितना होता है? बताया था हमने, कितना होता है? 5 इंच होता है। कितना होता है? 5 इंच। 5 इंच मतलब 12.7 सेंटीमीटर। 1 इंच में कितने होते हैं? 1 इंच में हमारे कितने होते हैं? 2.5 सेंटीमीटर होते हैं। कितने होते हैं? 2.5 सेंटीमीटर होते हैं। तो इसका देख लेते हैं कहाँ लिखा है। ये लिखा है 19 का बी आंसर, इट इज करेक्ट आंसर। 12.7 सेंटीमीटर या तो 5 इंच। ठीक है, इट इज करेक्ट आंसर बी। ये लिखा है इसमें। इसके सॉल्यूशन पढ़ लो। कलेक्टर का व्यास होता है 5 इंच, या तो 127 मिलीमीटर, या तो 12.7 सेंटीमीटर। ठीक, इसके बाद पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। ठीक, क्या है? विच रिकॉर्डिंग लैंग्वेज इज मोस्ट सुटेबल फॉर रिमोट एंड इनक्रेसिबल एरिया। ये कह रहा है ऐसा कौन सा रिकॉर्डिंग लैंग्वेज का टाइप है जिसका ज़्यादातर रिमोट एवं इनक्रेसिव एरिया में प्रयोग करते हैं। मतलब इसका मतलब कैसा? मतलब हिल एरिया में, कैसा? मतलब पहाड़ी एरिया में प्रयोग किया जाता है। कैसा? इनक्रेसिव मतलब ऊबड़ खाबड़ ज़मीन में इसका प्रयोग किया जाता है। कैसा कहता है? ऊबड़ खाबड़ ज़मीन में इसका प्रयोग किया जाता है। तो कौन सा होता है ये? न्यूट्रल होता है, कि टिपिंग होता है, कि बैगिंग होता है, कि साइमन होता है? तो पता है तो इसका कौन सा हो जाएगा? इसका जो आंसर हो जाएगा टिपिंग हो जाएगा। टिपिंग बकेट, टिपिंग बकेट साइपर रेनगेज। टिपिंग बकेट रिकॉर्डिंग यानी ये मतलब किनके टाइप है? ये रिकॉर्डेड रेनगेज के टाइप है। बताया था कि रिकॉर्डेड रेनगेज कितने टाइप होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। ये कौन कौन से होते हैं? एक तो होता था न्यूट्रल साइपन रेंज गेज होता था, एक तो टिपिंग साइपन रेंज होता था टिपिंग, और एक होता था आपका ये टिपिंग है, और एक होता है हमारा बैगिंग। 3 प्रकार के न्यूट्रल, टिपिंग और बैगिंग। ठीक ठीक, समझ में आ गया अच्छी तरह से? ठीक है, और देखो इसका प्रयोग हम कहाँ तक कर सकते हैं, एक भी उसका नोट और लिख लीजिए। इसका प्रयोग हम टिपिंग का प्रयोग कहाँ तक कर सकते हैं? टिपिंग का। ठीक है, इसका प्रयोग हम कैसा करें? हिल एरिया में कर सकते हैं, और रिमोटिंग एरिया में कर सकते हैं, इनकेसबल एरिया में भी कर सकते हैं। और ये कैसा होता है? ये मान लो
टाइम डिपेंडिंग ग्राफ होता है। ये कैसा होता है? टाइम डिपेंडिंग ग्राफ देता है। कैसा देता है? टाइम डिपेंडिंग ग्राफ देता है ये, ठीक है। और इसका जो डायमीटर होता है, कलेक्टर का जो डायमीटर होता है, इसका जो कलेक्टर का जो डायमीटर होता है, डायमीटर होता है इसका डायमीटर 30 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 30 सेंटीमीटर होता है। किसका? टिपिंग बकेट टाइप तो क्वाड्रेरियन गेज का, ठीक है। इसका जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का, इट इज करेक्ट आंसर बी। चलिए दोस्तों, आज हम अपने सेशन को यहीं फिनिश करते हैं। नेक्स्ट सेशन में इसके आगे से आगे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।